उसी पल मेरी आंखों के सामने एक लंबा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ निकल गया। इस बार देवनगर कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा ऐसी चुभ रही थी मानो बदन में सुइयां चुभो दी गई हो। कोहरा धीरे धीरे सब कुछ निगलता जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई कहानी सुनाने वाली हो। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर पीपल वाले चबूतरे पर जमा थे। आग जल रही थी, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार हो रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है, सुरेश ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे माघ का पाला अभी से पड़ गया हो। सही कह रहा है तू, अनिकेत बोला। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ ऐसे सुन पड़ जाते हैं जैसे जान ही न बची हो। अंकित ने रजाई और कसते हुए कहा। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो पिंटू ने कल रात कही थी। कौन सी बात? सुरेश ने पूछा। ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अरे धीरे बोल, अंकित ने फुसफुसाते हुए कहा। पिंटू ने बताया था कि कल रात नदी के पास एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। परछाई? कैसी परछाई? एक औरत की, वो भी बिल्कुल अकेली। पिंटू तो उसे देखकर बेहोश होते होते बचा। हवा और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे सिहरने लगी हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी विक्रम ने कहा, और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन रामदीन चाचा अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही नहीं जमती। उसी पल धुंध के बीच दूर से एक आकृति उभरती दिखाई दी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है चाचा आ रहे हैं। अंकित खुश होकर बोल। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान में आ गया। वो और कोई नहीं, हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले रघुनाथ चाचा थे। रघुनाथ चाचा बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए और धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे आज वो कुछ ऐसा लेकर आए हों जो दिल के भीतर तक उतर जाए। चाचा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने, सुरेश ने कहा। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर चले गए थे क्या? या फिर खेतों में ज्यादा काम पड़ गया? अनिकेत ने पूछा। अरे नहीं बेटा, चाचा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। खेत में थोड़ा काम फंस गया था और ऊपर से ये ठंड हड्डियों तक उतर रही है। आग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। अंकित, जरा शर्मा की दुकान से चाय ले आ। बिना चाय के कहानी में मजा नहीं आएगा। अभी लाया चाचा। अंकित तुरंत उठ खड़ा हुआ। चाय आने तक सब चुप हो गए। बस आग की लकड़ियों के चटकने की आवाज और ठंडी हवा की सनसनाहट। चाचा, आपकी कहानियां सुनते वक्त तो लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा हो। विक्रम ने कहा। सच में चाचा, आप जो सुनाते हैं वो आम कहानियां नहीं होती। बस कर रे। चाचा मुस्कुराए। इतनी तारीफ मत कर, लेकिन आज जो कहानी मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। उनके शब्द सुनते ही हम सब सीधा होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की घटना है। तब मैं सिर्फ 56 साल का था। सच में चाचा? सुरेश ने उत्सुक होकर पूछा। हाँ बेटा, और याद रखना, अगर ये कहानी कोई अकेले सुन ले तो उसकी रूह तक कांप जाए। आग की लपटें तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे अंधेरा हमारे और पास सरक आया हो। ये बात है उस रात की जब मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। चाचा ने कहना शुरू किया। वापस लौटते समय रास्ते में तूफान आ गया। जोरदार बारिश और कड़कती बिजली। मेरा घर शिवपुर पुल के पास था। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। इतनी रात को भी दुकान खोली थी चाचा? विक्रम ने पूछा। यही तो अजीब बात थी।
उस दुकान को छोड़कर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। आग की लकड़ी चटक कर टूटी। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं चुपचाप उस दुकान में बैठ गया। सोचा चाय पी लूंगा तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। चाय खत्म ही हुई थी कि अचानक एक बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो। तभी क्या चाचा? सुरेश ने घबराते हुए पूछा। वो कुछ पल तक बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। फिर वो बोली, बेटा एक बात कहूँ, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? रास्ता बहुत सुनसान है, अकेले डर लग रहा है। हवा जैसे और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी धीमी पड़ गई। मैंने उससे पूछा, अम्मा आप किधर जा रही हैं? पुरानी कोठी के पास जाना है। मैंने कहा, मैं तो शिवपुर पुल की तरफ जा रहा हूँ। वो पुल शायद डूब गया होगा बेटा, बारिश लगातार हो रही है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। और फिर उसने कहा, एक और रास्ता है, छोटा सा जंगल पड़ेगा, उसी से चले तो जल्दी पहुंच जाओगे। सच कहूँ बेटा, चाचा रुके। ये सुनकर मुझे राहत मिली थी। मैंने चाय खत्म की और उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही हम उस जंगल वाले रास्ते पर मुड़े, मेरा दिल बैठने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हमें देख रहा हो। दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि आवाजें दूर हैं या बिल्कुल पास। और सबसे अजीब बात, उस बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज। क्या हुआ चाचा? अंकित ने कांपते हुए पूछा। बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि मुझे डर लगने लगा। लौटना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। बेटा बस 2 कदम और, मेरा घर आ गया। हम मुश्किल से 2 कदम ही चले होंगे कि सामने एक घर दिखाई दे दिया। इतनी जल्दी? सुरेश चौंका। हाँ, और यही बात मुझे भी अजीब लगी थी। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई और घर नहीं। बीच जंगल में एक अकेला घर। अम्मा आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटा। आप इतनी रात को कहाँ से आ रही थी? अपनी बेटी के घर से। उस पल मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कौन सी बेटी अपनी बूढ़ी माँ को इतनी रात अकेले भेज देती है? तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और उसी पल कहीं से एक औरत के चीखने की आवाज आई। चीख? हाँ, बिल्कुल साफ, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मा आपके घर में और कोई है क्या? वो बोली, नहीं बेटा, इस पूरे जंगल में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। और उसी पल मेरी आंखों के सामने एक लंबा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ निकल गया। सबकी सांस अटक गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस एक पल की बिजली में जो मैंने देखा, वो बूढ़ी औरत नहीं थी। तो फिर क्या थी चाचा? उसकी आंखें लाल भूत जैसी चमक रही थी। चेहरा जगह जगह से कटा हुआ, शरीर टेढ़ा, हड्डियां बाहर निकली हुई। अंकित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मुझे समझ आ गया था कि अगर अब भी एक पल रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। मैं बिना सोचे जितनी ताकत थी उतनी तेज दौड़ पड़ा। पेड़, झाड़ियां, कांटे सब बदन चीरते गए। भागते भागते आखिरकार जंगल खत्म हुआ और सामने मुझे एक गांव दिखाई दिया। जैसे ही गांव की सरहद में पहुंचा, मेरे पैर जवाब दे गए। वहां कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी बात सुनकर वो सब सन्न रह गए। एक आदमी बोला, तू क्या उसी छोटे जंगल वाले रास्ते से आया था? मैंने सिर हिला दिया। अच्छा हुआ तू जिंदा बच गया। उस जंगल में बरसों पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक रात भयानक तूफान आया और एक भारी पेड़ उसके घर पर गिर गया। वो वहीं दबकर मर गई। तब से उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटकती रहती है। रघुनाथ चाचा की आंखें भर आईं। उस रात मेरे भीतर घर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। उन्होंने मेरे लिए वहीं सोने का इंतजाम कर दिया। पूरी रात डर मेरे भीतर जागता रहा। सुबह सूरज निकलते ही मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा।
और उसी दिन मैंने एक कसम खाई कौन सी कसम चाचा? अंकित ने पूछा। कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लूंगा। याद रखना बेटा, अगर कभी सुनसान जगह या जंगल के रास्ते में कोई मदद मांगे तो बिना सोचे कदम मत बढ़ाना, क्योंकि वहां ये समझना आसान नहीं होता कि कौन इंसान है और कौन नहीं। चबूतरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा और तेज हो गई। आग की आखिरी चिंगारी बुझ गई और रात फिर से खामोश हो गई।